व्यूअर्स को बता दूं कि इन सब से मैंने इनका सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था। दो इनके इनके दो आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, और इन्होंने वो आर्टिकल एक इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर लिखा था। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मैं वही चर्चा कर रहा था। अब मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। असल में स्पोर्ट्स के सिग्निफिकेंस जो है बहुत हाई है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि फिटनेस के लिए सिर्फ या एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ। लेकिन स्पोर्ट्स का जब आप डेप्थ में जाएंगे तो जो जनरल इंडिया के जो प्रॉब्लम है या जो भी कंट्रीज के जो प्रॉब्लम है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स एस्पेक्ट से दूर हो सकते हैं। पॉजिटिव स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स मतलब जैसे पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स का महत्व बढ़ा है मॉडर्न ओलंपिक के बाद, वो बेसिकली क्या था, अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो कुबर्टीन के दिमाग में एक था कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। वहां से स्टार्ट हुआ बेसिक एथिकल वैल्यूज। मैं अभी मिस्टर सागर, मैं अभी 2-3 एग्जांपल दूंगा। उनका एग्जांपल दूंगा जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो रहे बोलेंगे स्पोर्ट्स वाले तो स्पोर्ट्स की बड़ाई करेंगे ही। लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा प्लेटो का। प्लेटो ने अपने समय कहा था कि लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, व्हाइल द फिजिकल एक्टिविटीज एंड मैथोडोलॉजिकल, यानी कि जो तरीके से किया जाए, व्हाइल मैथोडोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटीज प्रिजर्व इट एंड इंप्रूव इट। यानी कि प्लेटो जैसे महाज्ञानी जिनको स्पोर्ट्स से कोई खास मतलब नहीं था, उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला कि जो लोग खेलते हैं वो लोग फिट होते हैं। जो लोग खेलते हैं उनके अंदर एथिकल वैल्यूज भी क्रिएट होता है। यानी जो, लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स सिर्फ विनिंग के लिए आप खेलते हैं तब नहीं। स्पोर्ट्स के हाई वैल्यूज को अगर आप मानते हैं, स्पोर्ट्स का हाई वैल्यूज क्या है? मैं जीतूंगा मेहनत करके, मैं जीतूंगा अपने स्किल डेवलप करके, मैं जीतूंगा सही मुकाबला करके, न कि मैं जीतूंगा किसी को धोखा देके, चीट करके, डोपिंग लेके। और मैं जो लोग जुड़े उनको मैं बता दूं, मैंने कीवी जो है कीवी स्पोर्ट्स का मैंने जो वीडियोस देखा है उसमें एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, रैप इन्होंने तैयार किया है, उसमें डोपिंग के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। तो मुझे बड़ा पसंद आया कि ये बड़े अच्छे लेवल पे काम करें। जो डोपिंग है वो एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि डोपिंग जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कंपटीशन प्लेन लेवल फील्ड में होता है। तो प्लेन लेवल फील्ड मतलब क्या? अगर मैंने डोपिंग ले लिया, मैं अमीर आदमी हूं, मैंने 10,000 का इंजेक्शन ले लिया, तो मैंने कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज लिया है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसको बैन किया गया। ये स्टार्ट सबसे पहले कब हुआ, मैं इसका रेफरेंस थोड़ा दे दूं मिस्टर सागर, अगर अनुमति हो तो मैं इसको भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जी सर, जी सर। रोम ओलंपिक जब हो रहा था 1960s में, तो उस दौरान जो है साइकिलिस्ट जो थे, एक मैं नाम वहां फॉरगेट कर रहा हूं, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वो साइकिलिस्ट जीतने के, गोल्ड मेडल लेने के तुरंत बाद डेथ कर गए थे। जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हाईली एनाबॉलिक स्टेरॉइड उनके शरीर में था, ब्लड में। तो हुआ कि ऐसा लेके वो जीत तो गए थे, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो असल में लाइफ में आप जीतने के लिए अपना जान जोखिम में मत डालिए, जीतने के लिए शरीर के साथ, क्योंकि देखिए हम सब एक संपत्ति है। इफ वी आर डूइंग समथिंग वेल फॉर सोसाइटी, वी ऑल आर एसेट्स। इफ आर नॉट डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, वी आर लायबिलिटीज। तो वी ऑल शुड मेक आवर सेल्फ एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। तो एसेट्स बनने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मिस्टर सागर से बात कर रहा हूँ। मिस्टर सागर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और जो है, हाँ, और जो ये जो काम चल रहा है इनका कि घर बैठे बैठे भी इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन से लोगों को कंसल्ट करवा दे रहे हैं। इनसे जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जुड़े हैं। मैं ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन डालिएगा वहां कि सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सागर नीचे से देख लीजिएगा, तो जो है जी जी, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर 12:30 के बाद करेंगे। अभी जो नॉर्मल डिस्कशन वही रहेगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर होंगे। 12:30 से हम करते हैं। ठीक, ओके ओके। तो मैं जो कंटिन्यू कर रहा था कि आप कीवी के थ्रू जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सहज स्वीकार किया कि सर मैं आपके साथ आऊंगा लाइव, ताकि बच्चों को पता चले। क्योंकि मुझसे बच्चे अधिकतर पूछते रहते हैं। मेरे स्टूडेंट है बहुत प्यारे, त्रिलोकेश्वर नाथ महतो, सीबीएसई में काफी मेडल जीत चुके हैं और स्कूल लेवल पर इस ओपन स्टेट में भी मेडल जीता उन्होंने। वो कहते थे कि जैसे स्पेशलाइज्ड जो इवेंट है उसके लिए किस तरह का डाइट और किस तरह का शेड्यूल लिया जाए। हमारे एक और है चंदन, वो भी मुझसे ये पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि जो जिस लेवल का स्पेशलिस्ट है
उससे अगर डायरेक्ट पूछा जाता ज्यादा अच्छा, जैसे मैं वॉलीबॉल को जितना अच्छा गाइड कर सकता हूँ क्योंकि उसको मैंने जिया है, उतना अच्छा जी मैं सर। 400 800 को नहीं गाइड कर सकता, क्योंकि वो एकदम अलग मैटर है। हाँ मैं पढ़ के कर जी दूंगा, लेकिन लेकिन पढ़ के करना और अपने जी कर करना में अंतर होता है। तो मिस्टर सागर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह का कि जो भी जैसा चाहते हैं घर बैठे बैठे, क्योंकि आज लॉकडाउन के पीरियड में आप कुछ प्रैक्टिस, स्पेशलाइज प्रैक्टिस अपने स्किल को, अपने गेम को बरकरार रखने के लिए कर सकते हैं छोटे स्पेस पे। वो कैसे जी करेंगे, या कोई फील्ड फील्ड जा रहे हैं और कोच नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके पास, तो कैसे आप इनके थ्रू एक स्पेशलिस्ट कोच से आप मदद ले सकते हैं एक प्लेटफॉर्म का। तो वही मैंने धीरेन्द्र जी जो पहले मुझसे जुड़े थे अभी जस्ट इसी चैनल पे, तो उन्होंने जो पूछा था मैंने कहा ये एक तरह से ब्लेसिंग एंड डिस्ग्यूज है। कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि इस तरह के लोग जुड़े हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आपने कहा था, तो मैंने कहा प्लेटो के बारे में, और मैं कहूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा था वो कभी स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं किए, लेकिन उनको अनुभूति हुई अंदर से, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आदमी है, उनको अनुभूति हुई, तो उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्ट्रांगली लिखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रांग, रिलीजन विल कम आफ्टरवर्ड्स, बी स्ट्रांग माय यंग फ्रेंड, दैट इज माय एडवाइस टू यू, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। बहुत स्ट्रांग वर्ड बोला था उन्होंने कि गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि स्पोर्ट्स में जाइए, क्योंकि जब स्ट्रांग ब्लड हो गया, आगे उन्होंने कंक्लूड किया था कि यू विल अंडरस्टैंड द माइटी जीनियस एंड माइटी स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा व्हेन ए लिटिल स्ट्रांग ब्लड विद इन यू। आपके अंदर भी कुछ लिटिल स्ट्रांग ब्लड होगा, तभी आप कृष्णा को जान पाएंगे, उनके अलमाइटी जो सोर्स उनको पहचान पाएंगे। हम और आप यहाँ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, तो मिनिमम कॉमन रिक्वायरमेंट था कि मैं भी स्वस्थ रहूं, आप भी स्वस्थ रहे, तभी हम बैठ पाएंगे। तो इसके लिए भी स्पोर्ट्स जरूरी है। रामकृष्णा ने बहुत अच्छा कहा था कि वन हु इज सॉफ्ट, इसको थोड़ा ध्यान से सभी सुनेंगे, कि वन हु इज जी सर। सॉफ्ट एंड वीक, वन हु इज सॉफ्ट एंड वीक माइंडेड लाइक पफ्ड राइस सोक्ड इन मिल्क इज गुड फॉर नथिंग। पफ्ड राइस जो जानते हो, मूढ़ी होता है, पानी में डालते ही पूरा एकदम दूध में डालते ही गल जाता है। लाइक पफ्ड जी राइस जी। सोक्ड इन मिल्क इज गुड फॉर नथिंग। He can't do anything great in life, but the strong and virile one is heroic. He can accomplish everything in life. यानी कि जो अंदर से स्ट्रांग नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। इसलिए बड़े बड़े कंट्रीज जो है, जो देश में अभी आप कहते हैं ना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो भी उदाहरण ले रहे हैं, ये सारे स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, मैं टॉप 10 कंट्रीज देख रहा था ओलंपिक मेडलिस्ट का, 2500 अबाउट है अमेरिका का, और 10th नंबर पे जो लास्ट गया है उनका भी है 491, वहां तक का है टॉप 10 में, हंगरी का था शायद। तो यहां तक का नीचे आ रहा है, और हम लोग कहा है तो 28 मेडल्स ओनली, वी हैव वन ओनली 28 मेडल्स स्टिल इन 125 इयर्स अराउंड हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। ये कितना दयनीय है, जिसमें से 11 मेडल तो सिर्फ हमारे हॉकी के हैं, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये 11 ओलंपिक ये है हॉकी के। बाकी सब कुछ कभी कभी शूटिंग ने इज्जत बचा ली, अभिनव बिंद्रा जी ने, कभी कर्णम मलेश्वरी ने एक ब्रॉन्ज लेके इज्जत बचाया, कभी लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में एक मेडल लेके बचाया, ऐसे ऐसे इज्जत बची है। 2012 में थोड़ा 5-6 मेडल जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था वो था, लेकिन हम लोग लैकिंग कर रहे हैं, और उसी लैकिंग को दूर करने के लिए ही शायद मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा कीवी को जाना, मुझे लगता है कि आप लोग इसीलिए जुड़े हैं कि इसको हम लोग ग्रास रूट लेवल से दूर कर सके इस प्रॉब्लम को। जी सर। जी सर। मिस्टर सागर, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछिए। सर टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ वाज योर पाथ, जो आपकी वॉलीबॉल की जर्नी रही है। चलिए एक बात बताओ कि मुझे बच्चे जो है एक अच्छा स्टोरी टेलर के रूप में जानते हैं, तो जब आप मेरी अपनी कहानी पूछ रहे हैं तो बहुत ज्यादा तो उसमें अचीवमेंट्स नहीं है, नेशनल लेवल पर रुक गया, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा नहीं अचीवमेंट है, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सुनिए। सबसे पहले मैं बचपन में छोटे में, जैसा कि सारे बच्चे करते हैं, लट्टू का सीजन है तो लट्टू खेला, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और हमारे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। गोली का कंचा सजा कंचा खेला, बहुत बच्चों को बोलता है गोबर डंडा लाली डंडा खेला आपने, तो लोग बोलते हैं हाँ खेला है, उसमें लाल पे रखने पर डंडा, तो वो सब खेला। कुछ थोड़े बड़े होने पर बगल के कॉलोनी से थोड़ा सा राइवलरी हुआ क्रिकेट को लेकर, क्योंकि उनकी क्रिकेट टीम थे, पर ऐसे फ्रेंडली मैच खेले, हार गए, उन्होंने बहुत चिढ़ाया, तो हम लोग को लगा कि कुछ स्पेशलिस्ट कुछ करना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्रिकेट में थोड़ा मेहनत किया, तो यानी प्रोफेशनल कुछ जैसा फीलिंग आया जब क्रिकेट में हम लोग स्टंप खरीदा, ग्राउंड बराबर किया, और वहां पर हमने फील्ड बनाया।
और एक दो बार अगल बगल की टीम से जीतने शुरू किए। और मेरी बॉलिंग अच्छी थी, मैं लेफ्ट आर्म आउट स्विंग बहुत अच्छा करता था, लेफ्ट आर्म का शायद आउट स्विंग नेचुरल होता है, तो मेरा बड़ा अच्छा आउट स्विंग होता था लेफ्ट आर्म का। और मैं अपना बॉलिंग जो स्टार्टिंग फेसिंग फेसिंग जो होता है मैं ही स्टार्ट करता बॉलिंग के लिए। तो अच्छा रहा था अनुभव। लेकिन थोड़े दिन में मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि वॉलीबॉल में लगता ये सॉरी क्रिकेट में लगता है उतना ये नहीं है। मेरे जस्ट नीचे मैं जहां बोकारो सिटी में रहता था, मेरे जस्ट नीचे रमाशंकर अंकल रहते थे, अभी भी वही है वो। उनके छोटे भाई रविंद्र, हम लोग रविंद्र चा बोलते थे, चाचा चा, क्योंकि वो उनके छोटे भाई थे और अंकल के भाई तो चाचा। और बोकारो स्टील में है कि अगल बगल जो भी लोग रहते हैं वो सब अंकल होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, ऐसे अधिकतर शहर में यही नियम है। तो वो चाचा जो है वो वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर थे, तो वो बॉल ले आते थे और अपने बगीचे में कभी कभी दीवार पर प्रैक्टिस करते थे। हम लोग को आता देख के वो हम लोग को बॉल देते थे, हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे। अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक बात बोलूंगा कहानी के बाद, कंक्लूजन, जो मेरे कहानी का कंक्लूजन है जो दूसरे स्पोर्ट्स में हर जगह काम आएगा वो मैं बताऊंगा। तो वो खेलते थे, तो मेरा अंडर हैंड, जिसको वॉलीबॉल जो खेलते हो जानते होंगे, नीचे जो बॉल उठाते हैं उसको अंडर हैंड कहते हैं। तो अंडर हैंड जी जी स्किल मेरा बढ़ गया, उनके साथ खेलते खेलते अंडर हैंड स्किल बढ़ गया। जब बढ़ गया तो बोलते अरे यार तुम तो अच्छा कर। और कभी कभी बॉल जब मेरे सिर के ऊपर वो दे देते थे तो मेरा नेचुरल जो बाया हाथ स्पीड चलता था बॉलिंग में, वो बड़ा स्पीड चलता था, कंट्रोल नहीं था। अभी मैंने धीरेन्द्र जी से बात करते हुए उनको बताया था कि स्किल का मतलब क्या होता है स्पोर्ट्स में, स्पीड प्लस एक्यूरेसी स्किल। आपके पास स्पीड है और इसकी एक्यूरेसी नहीं यानी स्किल नहीं है, आपके पास जी जी स्पीड है और एक्यूरेसी भी है तभी स्किल है वो। तो वो बोले कि अरे स्पीड तो बहुत है तुमको एक्यूरेसी नहीं है। ऐसा चल ही रहा था। मैं क्रिकेट का एक मैच खेल के लौट के आ रहा था, वहां बैटिंग डिफेंस कर रहा था, तो वहीं पर एक कोच आए हुए थे, उनका नाम जयदीप सरकार, वो इंडियन कोच भी रह चुके हैं, वो उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मुझे जी देखा और बोला अरे लेफ्टी का बड़ा डिमांड है, बोकारो स्टील डिस्ट्रिक्ट टीम में कोई लेफ्टी नहीं है, तुम कैंप में आओ, सब जूनियर कैंप लगा है। तो सब जूनियर कैंप 2D में लगा हुआ था वहां, और वहां मैं पहले गया तो मुझे पहले बहुत डिसिप्लिन खेल की आदत नहीं थी। जब मैं वहां गया तो मालूम चला कि अच्छा विसिल बजती है, ऐसे हाइट वाइज लाइन लगा जाता है, कि स्पोर्ट्स का अपना एक डिसिप्लिन होता है। जब स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप जाएंगे तो बड़ा मजा भी आता है। तो वो एक लाइन में लगा पहली बार जीवन में, वहां ऐसे लाइन में लगा, कोई कोई मुझे नहीं मालूम था तो कोई बताया अरे विसिल बजेगा सब लाइन में लग जाना, ऐसे ऐसे सर आएंगे, सर बोलते थे लोग उनको उस समय, सर आएंगे विसिल बजाएंगे तो ऐसा हाइट वाइज लग जाना है, नहीं तो वो बड़ा डांटते हैं फिर पनिशमेंट भी देंगे। तो हम लोग लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद पहली बार हुआ कि भाई फिजिकल ऐसे होता है। उन्होंने पहले दौड़ाना शुरू किया, तो हम लोग कभी फिजिकल नहीं किए थे उतना, बस खेलते थे खूब। फिजिकल किस तरह से प्रॉपरली स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं वो मैंने उस कैंप में जाना। और दीपू भैया जो है थोड़े क्रूएल थे फिजिकल कराने में। उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है, मैं बोलूंगा आपको हंसी भी आएगी। उनका प्रसिद्ध डायलॉग था कि देखो आज तक दुनिया में फिजिकल करते करते कोई मरा नहीं है, बेहोश हुआ है हॉस्पिटल जाके पानी छिड़ के पानी चढ़ा के होश आ जाता है, चिंता मत करो कोई मरा नहीं है कभी। और वो कहते थे कि अगर आपने फिजिकल किया और आप बड़े आराम से गिलास उठा के पानी पी रहे हैं, मतलब फिजिकल आपने ठीक से नहीं किया। थोड़ा सा हाथ कांपना चाहिए, यानी कि फिजिकल किया। जब आप वॉशरूम में बैठते हैं और आराम से बैठ जा रहे हैं, मतलब आपने फिजिकल ठीक से नहीं किया। बोले कि जब सब जितना करते हैं आप भी उतना ही करेंगे तो आपका मैच देखने कौन आएगा, आपके पास कुछ तो दूसरे से एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स पर्सन को एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहिए और तभी वो उसको अलग करते हैं। तो उसके लिए वो जो है एक दो मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाते, बड़ा मुझे याद है, लेस गिबलिन का सुनाते थे। लेस गिबलिन जो कुश्ती विजेता थे, उनका बताते थे कि लेस गिबलिन जो है वो प्रैक्टिस करके जब थक जाते थे तो थक के रेस्ट करने लगते थे, और रेस्ट करते थे तो सोचते थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, बाद में शेयर किया, कि मैं सोचता था कि मेरा ओपोनेंट अभी क्या कर रहा होगा, तो मुझे लगता था मेरा ओपोनेंट तो अभी भी शायद कहीं प्रैक्टिस ना कर रहा हो, तो मैं उठ के प्रैक्टिस करने लगता था। उसके बाद मैं सो जाता था और आधी रात में सोचता था अभी मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा। तो मुझे लगता था अब वो सो रहा होगा श्योर, बोला अब करने से 1 घंटा फायदा होगा तभी तो मैं जीत पाऊंगा। तो फिर मैं उठ के करने लगता था प्रैक्टिस। तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा मेरे दिमाग पे पड़ा था कि मेरे कॉलोनी के लोग मुझे था पागल भी बोलने लगे थे कुछ दिन। मैं क्या करता था, 1-2 बजे रात में नींद टूट गई। मेरे बच्चों को मालूम है, मेरे बचपन के फ्रेंड है संजय सिंह, वो अभी मेरे पास ही के स्कूल में, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है। उनके बच्चे एक बार बैठे थे पूरे सरकारी स्कूल के, और मैं भी वहां गया था तो वो ये कहानी सुना रहे थे। तो मैं 2 बजे रात में भी उठ जाता था, मेरे सामने स्कूल में एक लाइट जलता था, उसके दीवार पर जाके बैटिंग शुरू। और वो फायदा भी किया, जो एक्स्ट्रा एफर्ट था वो फायदा किया कि मैं वॉलीबॉल लेट से शुरू किया हूँ। जब 10 जस्ट पास आउट किया उसके बाद पहला सब जूनियर अंडर 16 कैंप किया था मैंने। बाकी लड़के मेरे से पहले से खेल रहे थे
और मुझे शुरू शुरू में वो जादूगर जैसे लगते थे। जब मैं जाता था मैच देखने और बॉल बनता था, कोई हवा में उड़ के जाता था और बॉल मारता था, मुझे लगता था ये लोग कैसे मालूम कि हवा में जंप करेंगे तो बॉल आ जाएगा हाथ तक, ऊपर क्यों नहीं बॉल रह जाता है, नीचे क्यों नहीं आ जाता, इतना टाइमिंग कैसे बन गया इनका। तो मुझे वो आश्चर्यजनक लगता था। और बाद में 1 साल के प्रैक्टिस के बाद जब मैं खुद अच्छा खेलने लगा तब दूसरे आश्चर्य करते थे। और बोकारो डिस्ट्रिक्ट के पीछे के बहुत सारे प्लेयर ने अपने इंटरव्यू में कहा है, बहुत जगह ओपनली कहा है कि हम मेरे बारे में कि इनका खेल देख के हम लोग को इस तरह से मिला। यानी कोई कोई मुझे इंस्पायर किए। मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल तो मैंने किया दीपू भैया से, लेकिन मैं खेल में इंस्पायर्ड हुआ कमलेश भैया से। कमलेश होता बीएसएल के अच्छे प्लेयर थे, उनका पहले मैंने मैच देखा था, उनका स्किल मुझे बहुत प्रभावित किया था और उनसे मैंने इंस्पायर्ड होकर खेल शुरू किया। और जो आपने कहा ना, इनिशियल लेवल पे बहुत लोग स्किल नहीं सिखा पाते, इसके चलते इंजुरी भी होती है। तो मिस्टर जी सागर, जी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर रिच होता है तो इनिशियल लेवल हर चीज का वीडियो जरूर डालिए, कि जो स्टार्टअप करते हैं किसी भी गेम का। जी वॉलीबॉल जी का जी जी बोलेगा तो वॉलीबॉल का तो मैं भी बना दूंगा कि इनिशियल कैसे स्टार्ट करता है, कितना झुक के अंडरहैंड लेना चाहिए। तो हर गेम का जो इनिशियल है ना, वो गलत हो जाने पर फिर जो है बड़ा आगे इंजरी बढ़ जाती है, प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हर का जी एक 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 वीडियो जरूर डालिए जो इनिशियल लेवल का हो। यानी इनिशियल लेवल में कैसे हम क्या करें, यानी इनिशियल लेवल पे हर गेम का एक प्राइमरी वीडियो, कि जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जीरो जानते हैं वो इस गेम को स्टार्ट जी करें, किसी हर गेम को, तो कैसे करें। जी ठीक है। और इस तरह से मेरी कहानी शुरू हुई, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने लगा। और बाकी आप जानते हैं कि जहां नाम होने लगता है लोग उसमें मेहनत करने लगते हैं, हर कोई है सही ऐसे बात, ही। और सही बोलिए। बात। सर, एक और हमारा क्वेश्चन है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट आपने रिसीव किया है, और आप क्या आगे देखना चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिलता है प्लेयर्स को, क्या मिलना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। एज अ वॉलीबॉल प्लेयर ही आप बताइए कि जो वॉलीबॉल में आपको दिखता है आज के टाइम पे, जो आप भी कोचिंग देते हैं, तो क्या आप चाह रहे हैं कि क्या मिले, इनिशियल लेवल पे रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। देखिए 90s के अराउंड में खेल से प्रोफेशनल लगभग जुड़ गया 1991 से। और अभी मुझे लगता है कि 15-20 साल तो मेरे अपने 2002 में लास्ट सीनियर नेशनल मैंने खेला है, 2002 में लास्ट सीनियर नेशनल मैंने खेला है झारखंड की ओर से। उसके बाद से मैंने प्रोफेशनल खेलना इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा मेरी नौकरी लग चुकी है, नए बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मुझे प्रोफेशनल हर बार खेल के और किसी के सर्टिफिकेट नहीं मारनी चाहिए। तो 2002 के बाद मैंने प्रोफेशनल खेलना छोड़ दिया और नए लड़कों को चांस दिया। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ गर्मी बहुत है, मेरे पंखा चल रहा है लेकिन लाइट नहीं है, तो इसलिए एसी नहीं चलता। तो ये प्रोफेशनल जो अब जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं जहां तक पकड़ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक बात कर रहे हैं आप, ये लैकिंग है, लैकिंग हर जगह है। ग्रास रूट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत कम है। मुझे लगता है कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो 2D में एक क्लब बना था बीएसएल के द्वारा, लाइट लगा था, तो हर जगह लाइट की व्यवस्था नहीं थी। एक गुमनाम क्लब था हमारे पास, उनके पास लाइट की व्यवस्था थी। वाईएससी बाद में हम लोगों ने अपने बल पे लाइट लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकिंग है बहुत। सेकंड है कि जो मैंने कहा कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, उनको बॉल दे दीजिए खेलने लगेंगे। अगर आप उनको बॉल दे रहे हैं वो खेलने लगेंगे। तो आप अगर ग्रास रूट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, अगर हम लोग कर पाते हैं ग्रास रूट लेवल पर, अगर हम लोग फैसिलिटी ज्यादा दे पाते हैं, हर पार्क में कुछ खेल की व्यवस्था कर दीजिए आप, देखिए खेल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, मेरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं, एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन 100 भी नहीं है, एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन 100 भी नहीं है। इतना खराब रेशियो, कारण क्या है? सोशल माइंडसेट भी नहीं है। मैं उसके कॉज पे आऊंगा कि आगे के क्वेश्चन में अगर आप पूछेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, तो वो 5-6 पॉइंट है मेरे पास। लेकिन आपने जो कहा है, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होने की जरूरत है बहुत। उसमें अगर आपका कोई साइट हो तो थोड़ा मैं चाहूंगा जो भी लोग जुड़े उससे शेयर कीजिए कि आपका क्या विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो आप बताएंगे। सर, इनिशियली जो जो रिक्वायरमेंट होती है फील्ड को, किसी भी, पहले तो एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो स्पोर्ट्स आपने पिक किया अपने लिए, ढेर सारे स्पोर्ट्स ऑप्शंस में से, वो आपकी बॉडी के साथ क्या मैच कर रहा है, आप किसके लिए वाइबल हैं। अगर आप फिजिकली वीक हैं और आप अपना स्पोर्ट्स चुन लें कि मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी ये है, और जेनेटिकली आप ब्लेस्ड नहीं है,
तब डेफिनेटली आप पीछे ही रहेंगे सबसे, क्योंकि वो, और वो उसकी पावर है, दूसरे आदमी की वो स्ट्रेंथ है, आई आपको अपनी स्ट्रेंथ आई चुननी पड़ेगी। तो जी आपका सर। एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा कि एक जी जो सर। आपने कहा ना जेनेटिकली, मैं बता दूं जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं कि जब हम पहली बार सेल के नेशनल कैंप में गए तो वहां हमारा ट्विच फाइबर टेस्ट हुआ। हमें मालूम नहीं था कि ट्विच फाइबर क्या होता है, अब मालूम है, उस समय नहीं मालूम था। तो बॉडी में दो तरह के ट्विच फाइबर होते हैं, व्हाइट ट्विच फाइबर, रेड ट्विच फाइबर। तो व्हाइट ट्विच फाइबर जिसका ज्यादा होता है वो आदमी हमेशा पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और 100-200 मीटर 400 मीटर तक ही सक्सेस करेगा। जिसका रेड ट्विच फाइबर ज्यादा होता है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में ज्यादा करेगा। ये टेस्टिंग हमारे यहाँ बहुत कम है, और ये टेस्टिंग दूसरे देश में है प्रोफेशनलिज्म में। तो ये जो उन्होंने कहा, सागर सर ने कहा, जो मिस्टर सागर ने कहा आपसे, वो जो है सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जेनेटिकली क्या किस चीज के लिए हम एबल है वो हमको पता ही नहीं होता, बड़ा लेट से मालूम चलता है। हाँ मिस्टर सागर कंटिन्यू कीजिए आपकी बात पे। और एक और चीज सर, स्पोर्ट्स अवेयरनेस में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप कोई स्पोर्ट पिक कर रहे हैं, आप उसको प्रोफेशनल वे में ही मत देखिए, आप उसकी हेल्थ बेनिफिट्स देखिए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तब आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, उसको क्या बेनिफिट है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। या आप हाइकिंग कर रहे हैं या एथलेटिक्स में है, तो उसकी जो बेनिफिट्स है उसको देखिए। आप ये मत देखिए कि मेरे को प्रोफेशन बनाना है या इस खेल को ऑप्ट करके सरकारी नौकरी लेनी है, रेलवे में जॉब लेनी है। तब मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि पाथ अपना चुनिए, आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करने के लिए कोई स्पोर्ट चुनिए। अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है या आपको अपनी वर्टिकल जंप बढ़ानी है, आपकी जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी स्पोर्ट से, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्पोर्ट्स के थ्रू हंसते खेलते अपनी डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं। तो ये सर मैं कहना चाहूंगा। अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आपने इसको ऐड किया ना, बहुत अच्छा ऐड किया कि खेल जो है सिर्फ इस लेवल पे मत देखिए कि हमको स्पोर्ट्समैन ही बन जाना है। खेल आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, बच्चों को बताता हूँ, 80-90% बीमारियां बहुत किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से जुड़ी है, और स्ट्रेस लेवल दूर करने में भी स्पोर्ट्स बहुत मदद करता है। एक को हैप्पी हार्मोन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपामीन। तो जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो हमारे मन में डोपामीन रिलीज होता है। वो डोपामीन वैसा ही है जैसा आप सिगरेट पीते और शराब पीते तो रिलीज होता है। तो आपको अगर वो फीलिंग लेनी है, जो आदमी एक बार ठीक से स्पोर्ट्स को एंजॉय कर लेता है उसको फिर कोई और नशा की जरूरत नहीं होती है बेसिकली। और जो स्पोर्ट्स को स्ट्रेस में लेते हैं, एथिकल वैल्यूज के रूप में नहीं लेते हैं, वही बाद में नशा करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग नशा करने लगते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल कारण क्या है कि उनको स्पोर्ट्स में जो क्रेज शुरू में मिलता है, बाद में वो अटेंशन नहीं मिलने लगता। उस अटेंशन की कमी को दूर करने के लिए बहुत लोग नशा करने लगते हैं। लेकिन उसके लिए आप स्पोर्ट्स मत कीजिए, स्पोर्ट्स उस डोपामिन के लिए कीजिए। आप जीवन भर खेल सकते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपके लायक हमेशा है जिसका स्किल जीवन भर कर सकते हैं। उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी बड़ा मजा आया मुझे, मैं कॉपी चेक करने गया हुआ था, सीबीएसई कॉपी चेक करने के जीजीपीएस गया हुआ था, सॉरी चिन्मया। तो चिन्मया में जैसे ही छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद आधा घंटा टीचर रुकते हैं वहां। अब जब छुट्टी हुई बच्चों की, मैं कॉपी चेक कर था, मैं निकला देखा हो हल्ला हो रहा है। मुझे लगा ये हो हल्ला किस चीज का हो रहा है। मैं वहां ग्राउंड में गया तो जितने टीचर थे 50 क्रॉस 55 56 58, कोई कोई रिटायर होने वाले, वो सभी वॉलीबॉल खेल रहे थे। उसको उसको एक वॉलीबॉल में एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड जंगल बॉल। वॉलीबॉल का एक टर्म है जंगल बॉल। जंगल बॉल मतलब जब वॉलीबॉल सिंपल रूल के पार करने के उद्देश्य से खेला जाए, दैट इज जंगल बॉल। यानी कि किसी भी तरह मार के इधर उधर सर से मार के पार कर। लेकिन देवर एंजॉयिंग सो मच, देवर एंजॉयिंग सो मच। तो मुझे लगा कि इनका स्ट्रेस कितना रिलीव हो गया होगा, जो 6 पीरियड 8 पीरियड क्लास लेके निकले हैं, और वो जो एंजॉय कर, जो हा ही हो रहा था लोग के बीच में बॉल पार करके, एक एक पॉइंट के लिए कभी कभी स्ट्रगल भी हो रहा था, मजा आ रहा था उनको। तो मुझे लगा कि ये उस फिटनेस के लेवल पे नहीं खेल रहे हैं जो फिटनेस लेवल पे हम लोग खेलते हैं। मुझे भी उन लोगों ने बुलाया तो मुझे पूछा कि आप क्या कर लेते हैं। तो चिन्मया के जो पीटी थे मुझे जानते थे, तो उनको मैंने इशारा किया चुप रहने का। तो वो हंसते हुए बोले कि ये सब कुछ कर लेते हैं, कहाँ इनको खड़ा करना है कीजिए। तो मैंने पहले बीच साइड से सेंटर से स्टार्ट किया थोड़ा खेलने, उसका हमारी टीम हारने लगी, तो फिर मैंने सर्विस करके जिता दिया। एक बॉल मैंने स्मैश करके, जंप करके स्मैश कर दिया, एक बॉल सिर्फ।
मैच में। एक चोट लगते हुए मुझे बहुत सॉरी भी फील हुआ, क्योंकि एक टीचर को चोट लगते लगते बचा। तो उन लोग बोले अरे बाप रे, आप तो प्रोफेशनल प्लेयर है, हम लोग के बीच क्यों घुस गए। फिर मैं नहीं खेलने लगा वहाँ। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया ये देख के कि इतना एंजॉय कर रहे थे वो लोग। तो ये स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए स्पोर्ट्स इसलिए मत खेलिए कि हमको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है। स्पोर्ट्स स्किल सीखिए कि चोट ना लग जाए। स्किल सीखने से क्या होगा, चोट नहीं लगेगा आपको। रूल सीखिए तो रूल से खेलिएगा, रूल से खेलने में मजा है। अब क्रिकेट कोई बोले मैं अपने रूल से खेलूंगा, बॉलिंग करने के लिए दौड़े और आगे से आके बॉलिंग कर दे, तो फिर खेल का मजा खत्म हो जाएगा। तो आपका खेल का मजा के लिए प्रॉपर रूल जरूरी है। हाँ जी सर। मिस्टर सागर, कुछ कुछ और। सर एक और क्वेश्चन ये है कि सिंस यू आर ए नेशनल लेवल प्लेयर who is now serving as a coach, what are the kinds of improvement efforts you would like to have so that we can get bring up develop sports and bring more players in our country? तो आप क्या चाहते हैं कि एज अ कोच आप क्या देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आए, ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें? एक काम तो हम लोग कर ही रहे हैं कीबी में कि स्पोर्ट्स अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स ला रहे हैं, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए? हाँ ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। असल में मिस्टर सागर, मैं एक बात बताऊं, जीवन में मैं लिखता भी हूं, तो मैंने एक बात लिखी थी कभी कि जीवन में हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कोई भी जोड़ महत्वहीन नहीं है। जैसे कलम की कीमत तभी जब उससे कुछ लिखा जाए, लेखनी की कीमत तभी है जब उससे कोई अर्थ निकले, और अर्थ वही महत्वपूर्ण है जो किसी की सोच में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता हो। तो लाइफ में सब कुछ एक दूसरे जुड़ा है। तो जो मैंने पहले कहा, फिर मैं वहां आ रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा वहीं आ रहा हूं कि स्पोर्ट्स को भी अगर नीचे डेवलप करना है तो हर कुछ एक दूसरे जुड़ा है। सोशल माइंडसेट थोड़ा दूर करना होगा, नीचे ग्रासरूट लेवल पे उनको फैसिलिटी देनी होगी, एक मॉडल देना होगा। एक बात बताइए मिस्टर सागर, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट में जितना बच्चे ध्यान देते हैं उसके अपेक्षा दूसरे स्पोर्ट्स में कम देते हैं? एग्री करते हैं आप? जी सर, कारण डेफिनेटली। कारण क्या है? कारण क्या है कि उनका मीडिया कवरेज ज्यादा है, मीडिया कवरेज ज्यादा है, और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी कंट्रीज खेलती है उनके पीछे परफॉर्मेंस भी अच्छा है, नो डाउट। मैं किसी भी खेल को ये नहीं कर रहा हूं। क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल पर जो 30 कंट्री 40 कंट्री खेलती है उसके बीच में अच्छा प्रदर्शन भी है। तो 83 के वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ कि पूरे इंडिया के लोगों को एक मॉडल मिला, कपिल देव, गवास्कर। तो ये जो मॉडल होते हैं ना, इनके पीछे लोग बड़ा जल्दी चलते हैं। कोई भी चीज में आप कोई भी काम करते हैं, आप एक मॉडल सेट कर लेते हैं ना, तो उनके पीछे बाबा रामदेव योग के एक मॉडल बन गए थे। 2002-3 की मैं बात कर रहा हूं। उसके पहले जो भी योग से लोग जुड़े थे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो पूरे पब्लिक तक मॉडल नहीं बन पाए थे। उसी तरह स्पोर्ट्स में जब मॉडल तैयार होते हैं ना तो लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे इंस्पायर होते हैं। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको आप उससे जरूर एग्री करेंगे। मैं जब शुरू में मैं कबड्डी भी ठीक ठाक खेल लेता था, तो कभी कभी होता था ना कि कुछ नहीं है तो चलो कबड्डी खेल लेते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे बोलते सर देहाती खेल है, कौन खेलेगा। मेरे स्कूल के बच्चे शुरू में नहीं खेलते थे। और जिस समय प्रो कबड्डी शुरू हुआ उसके बाद से खुद से देख रहा हूं कुछ बच्चे टीम बना के खेलने लगते हैं कबड्डी। यानी कि कुछ मॉडल सेट करना बड़ा जरूरी है। तो स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए एक मॉडल सेट करना और उसका जो है ना अंदर से एक ये लाना, प्लेटफॉर्म लाना बड़ा जरूरी है। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ना, मुझे लगता है उस पर भी मैं आपका पढ़ रहा था सारा एम और ऑब्जेक्टिव, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्पोर्ट्समैन को प्लेटफॉर्म तैयार करके देना। तो अगर आप प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे ना तो बच्चे खेलेंगे। क्योंकि हम लोग के घर में क्या होता है ना, वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग नीचे के तबके के लोग हैं। तो हम लोग क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है, खेल तो रहा है लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करेगा, इसलिए कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, कम से कम ये कर लो। और मैं बता रहा हूँ मिस्टर सागर, खेल का एक जो ड्रॉबैक मैं कहता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि यहाँ इंजुरी जब हो जाती है ना तो फिर आपको कोई पूछता नहीं। इंजुरी जब मेरा घुटने में चोट लग गया था तो सूजन हो जाती थी घुटने में। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रहा था कोंकण कृषि विद्यापीठ मुंबई में। तो वहां मेरा पैर थोड़ा ट्विस्ट कर गया था एक वन लेग बॉल मारने में। उसके से क्या हुआ कि पैर में बहुत सूजन बढ़ गया। तो जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि सूजन बढ़ गया, ये अब उतना शायद नहीं खेल पाएगा, तो जो लोग कहीं कहीं से ऑफर कर भी रहे थे, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से मैं बोरो भी खेल चुका हूँ, मैं पुलिस टीम की ओर से भी खेल चुका हूँ। तो जो आईजी पुलिस टीम के सजलदा कोच थे, उन्होंने मुझे फोन करके मैं बोला भी था उस समय कि मेरा घर का नाम छोटू है, तो वो छोटू बोलते थे कि छोटू कभी भी पुलिस में आना होगा तो बोलना,
तो मैं तुम्हारा सारा इंतजाम कर दूं, वो सब तुरंत मुकर गए। तो स्पोर्ट्स का एक ड्रॉबैक है, उसको भी थोड़ा देखना होगा कि जो लोग नेशनल लेवल तक परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको अगर चोट भी लग जाती है तो उनका नॉलेज कहीं नहीं गया, हम उसके नॉलेज का उपयोग ले लें। और विदेशों में यही होता है, विदेशों में प्रोफेशनल जो टीम्स है ना, उसके कोचेज भी उतना पैसा पा लेते हैं जितना हम लोग भी नौकरी करके पा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था बहुत जरूरी है मिस्टर सागर की हम लोग जो है अगर साथ मिलके, आप इतना नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो, और काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो जुड़ के आप ये चीज को करें कि प्लेटफॉर्म तैयार करें कि कॉमन मिनिमम कुछ हम लोग स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ कर पाए कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत डरे नहीं रहे। आपको भी शायद फेस करना पड़ेगा, आपके घर वाले बोलते होंगे कि अरे ये सब कर रहे हो, क्या करोगे आगे, इस तरह का फेस करना पड़ता है। क्यों? हर कोई डरा रहता है कि फ्यूचर क्या होगा। तो इस पर जो है काम होना चाहिए मेरे समझ से। और कोई सर टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेयर्स जो मेडल ला रहे हैं देश के लिए हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी कम रिक्वायरमेंट के बाद भी इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं उनके लिए? ये जैसे है ना कि है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मैं 4 पंक्तियां जोड़ूंगा यहाँ कि है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, और अगर हिम्मत है तो हौसला रखो लहरों खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो उन लोग के लिए 4 पंक्तियां हैं कि वो लोग हौसला रखे हुए हैं, और ऐसे ही लोग से देश टिका हुआ है। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो लोग हौसला रखते हैं, आपके जैसे लोग जो बढ़ के काम कर रहे हैं और जो लोग मेडल ला रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी तैर रहे हैं। और उनको परिस्थितियां थोड़ी और अनुकूल कर दी जाए तो बहुत अच्छा करेंगे। अभिनव बिंद्रा को जब मेडल मिला तो उनके लिए अनाउंसमेंट किया। हमारे यहाँ देश में क्या होता है ना, जब ओलंपिक मेडल जीत जाते तो सब बोलते हैं मैं दूंगा 10 लाख, मैं दूंगा 5 लाख, आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं जीत चुका हूं और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तभी तो मैंने अपना प्राइवेट रेंज बना के प्रैक्टिस किया। आपको देना है तो उन क्लब्स को दीजिए जो इनिशियल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करे उसको देना चाहिए। और जो जीत रहे हैं उनको तो मैं बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूं कि वो देश का नाम रोशन करे। हमारे आपके बीच जो है और बच्चे निकले, और मेरा सपना है कि कम से कम हम लोग 2 के आंकड़ा में तो पहुंचे अगले ओलंपिक में। अभी तक हम लोग सिंगल में डिजिट में है, तो 2 डिजिट में तो आए, 10 से ऊपर मेडल आने तो शुरू हो। एक ही बार में सब कुछ नहीं करना है, तो इनिशियल स्टेज पे हम लोग जो है 2 मेडल तक का लक्ष्य रखें और अगला ओलंपिक में प्राप्त करें उसको। और मिस्टर सागर, मैं चाहूंगा कि मैं भी ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 4, 5, 6 के बच्चे को चुन के और उसी समय से तैयार करने, अगर स्पोर्ट्स में हम लोग शुरू करें और उनको गाइडलाइन दिया जाए शुरू से, तो एक 8 इयर्स का प्लान कि 8 साल बाद वो ओलंपिक में जाए और अच्छा करे देश के लिए। तो उसके लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म थोड़ी प्लानिंग करेंगे। तो क्या होता है ना स्पोर्ट्स में, मैं स्कूल में मैं फेस करता हूँ, एक तो गार्जियन का माइंडसेट ऐसा है खेल के क्या करेगा, खेल के क्या करेगा। दूसरा है कि फ्यूचर नहीं है। तीसरा है कि हम लोग करंट क्या करते हैं, करंट सोचते हैं कि 1 साल बाद अगला जो स्कूल लेवल मैच हो रहा है उसको जीतना है। और आपको जान के खुशी होगी कि 2001 जब मैं इस एरिया में मैंने ज्वाइन किया था, वॉलीबॉल 0 था, वॉलीबॉल टीम जाती ही नहीं थी। मैंने पहला टीम तैयार किया और सीबीएसई में जाने शुरू की इसमें, और वहां पर हम लोग 1 साल 2 साल बाद जीतने शुरू किए हैं। तो 2002-03 से मोनोपोली रही है। कथारा और स्वांग जो दोनों टीमें जो है हम लोग साथ ही लगभग प्रैक्टिस करते हैं, तो कथारा स्वांग की मोनोपोली रही है इधर में, हम लोग लगभग जीतते रहे, जबकि हम लोग बहुत इंटीरियर में है, शहर से दूर है। लेकिन शहर की टीमों को टाटा, रांची, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, ऐसे शहर की सारी स्कूल की टीमों को हम लोग पराजित करते रहे। यानी काम करते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है ना, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा तय नहीं कर पाते गोल। तो अब जैसा मैंने आपसे डिस्कशन पहले किया था, तो मुझे भी अब समझ में आया कि लॉन्ग टर्म भी हम लोग गोल बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म गोल बना के काम करेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, खेल का माहौल बनना बहुत जरूरी है, वो माहौल रहना बहुत जरूरी है, आपका मेन मतलब हाँ, यही है? हाँ जी, मेन मेरा यही करना है, और इस पर थोड़ा काम करना, कैसे माहौल बना पाए हम लोग। जी जी। और कोई सर, जैसे मैं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ और देखा है कि आप बहुत अच्छी खुद की भी पोएम्स लिखते हैं, तब इस कीबी के लिए भी 4 लाइन आप अगर बोल रहे तो। तो सबसे पहले तो आपने जो खिलाड़ियों के बारे में बोला, तो उसके बारे में 4 लाइन में बोलता हूँ, ठीक है ना।
और जी सर। जो जो सुन रहे हो उन्हें बता दूं कि आज चूंकि आपके लिए बैठना था तो मैंने आज ही तैयार किया। तो पहले खिलाड़ियों के लिए सुन लीजिए, चार पंक्तियां, जो भी खिलाड़ी हमसे जुड़े हैं तो उनके लिए है कि अपना हुनर का दम, अपना हुनर का दम, जो मेडल जीत रहे हैं उनके लिए सागर जी चार लाइन कि अपना हुनर का दम दिखाने लगे हैं खिलाड़ी, अपना हुनर का दम दिखाने लगे खिलाड़ी, खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं खिलाड़ी, खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं बनाना। खिलाड़ी, जिनको खलता था, जिनको खलता था खेलना हम खिलाड़ियों का, जिनको खलता था खेलना हम खिलाड़ियों का, उनको भी नया कौशल सिखाने लगे हैं खिलाड़ी, उनको भी नया कौशल सिखाने लगे हैं खिलाड़ी। तो ये वो खिलाड़ियों के लिए है जो पूरे देश के लिए इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। और चार पंक्तियां मैंने आपके लिखी हैं, जो कोई किसी ने कुछ कुछ प्रश्न किया तो देख लेंगे आप, नहीं तो खत्म होने से पहले का। हाँ सर जरूर। चार पंक्तियां आपके लिए हैं कि जिसे भी रखना अपने शरीर को स्वस्थ, जिसे भी रखना है अपने शरीर को स्वस्थ, अपने दिल और दिमाग को भी तंदुरुस्त और मस्त, जिसको भी रखना अपने शरीर को स्वस्थ, अपने दिल और दिमाग को भी तंदुरुस्त और मस्त, तो छोड़कर उल्टे सीधे काम और देखना दिन रात टीवी, फॉलो कीवी, जस्ट ज्वाइन कीवी, कीवी से जुड़िए आप लोग और स्वस्थ बनिए, हेल्दी बनिए। तो अरे सर छोड़कर उल्टे सीधे काम और देखना टीवी, जस्ट फॉलो कीवी, जस्ट ज्वाइन कीवी। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये आप अपने टैगलाइन बना सकते हैं आगे। जरूर कभी कभी हंस, हाँ। और आगे कुछ देखिए, कुछ सर मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर जो सबके क्वेश्चंस आए अगर हैं कोई, सर। हाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो देख लीजिए। जी सर, let me check। सर एक सजल राज का क्वेश्चन है, सर जी आजकल के यूथ आउटडोर्स गेम को छोड़कर मोबाइल गेम्स पर ज्यादा आ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणा दीजिए सर। चलिए, कभी कभी मैं क्लास में प्रेरणा देता हूँ एक चुटकुले से, तो वो चुटकुला सुनाता हूँ क्योंकि सेशन लाइव रहना चाहिए। एक बड़ा ही हेल्दी आदमी, हम हेल्दी नहीं कहूंगा उसे, ओबीज आदमी, ओबेसिटी वाला आदमी, बड़ा ही ओबेसिटी वाला आदमी डॉक्टर पर पहुंचा, बोला कि सर थोड़ा मेरा ओबेसिटी बढ़ गया है, कुछ बताइए। तो बोले कि थोड़ा सा डाइट वाइट कम कीजिए और थोड़ा स्पोर्ट्स कीजिए, थोड़ा खेला कीजिए। तो बोला मैं तो बहुत खेलता हूँ सर। बोला क्या खेलते हो और कितना खेलते हैं? बोला सर मैं जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाए तब तक मोबाइल पे खेलता हूँ। तो ये ओबेसिटी का कारण है। तो जो लोग ओबेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, एक बड़ा अच्छा इंस्पिरेशनल मुझे लगता है, एडवर्ड स्टैनली, ये 3 बार लगातार इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और 3 बार क्यों रह पाए होंगे? क्योंकि स्वस्थ थे, तभी तो 12 साल तक, 15 साल तक लगातार सेवा देश की कर पाए। हम लोग को देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप परिवार के लिए, अपने लिए, कुछ दोस्तों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो इनिशियल है रिक्वायरमेंट स्वस्थ रहना। तो एडवर्ड स्टैनली का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि दोज हू थिंक दे हैव नो टाइम फॉर एक्सरसाइज। बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन है, आप इसको कहीं यूज कर सकते हैं सर। दोज हू थिंक दे हैव नो टाइम फॉर एक्सरसाइज, सूनर और लेटर दे हैव टू स्पेंड द टाइम फॉर इलनेस, दे हैव टू स्पेंड द टाइम फॉर इलनेस। जिसको ऐसा लगता है कि उनके पास, सजल राज आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को बताएं कि जिसको ऐसा लगता है उसके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, उसको एक दिन बीमारी के लिए टाइम खोजना पड़ेगा, बीमार रहना पड़ेगा। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, संत कबीर ने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो दुख में सुमिरन सब करे, यानी जब डॉक्टर लिख के देगा कि आप डायबिटिक हो गए हैं, आप ओबीज हो गए हैं, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आप सुबह टहला कीजिए, तब आप टहलने शुरू करेंगे तो आप क्या क्या करेंगे? अपने बीमारी को बचाएंगे, ना कि स्वस्थ रहेंगे। आप एक बात में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे, सुख जो सुमिरन करे, जो सुख है,
जो स्वस्थ है और जो हेल्दी है, जो स्वस्थ और हेल्दी के समय ही प्रैक्टिस कर रहा है, सुख में सुमिरन कर रहा है, तो उसको दुख नहीं होगा। 90% जो लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करते हैं, 10% अपवाद हो सकता है, जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ इंजरी हो जाए तो बात अलग है। 90% जो स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करते हैं, जो हेल्दी रूल्स फॉलो करते हैं, जो एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, उनको ओबेसिटी नहीं होती है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको कॉम्प्लिकेशंस और अदर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए सजल राज, आप बच्चों को जो जिन्होंने पूछा है, और सजल राज जी ने, और जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, उनको आप बताइए कि सत्येंद्र सर ने कहा है कि भाई मैंने जो रिसर्च देखा, पूरा दुनिया का रिसर्च बताता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबेसिटी, किसी चीज से बचने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना बड़ा जरूरी है। और कोई क्वेश्चन भी है क्या मिस्टर सागर? नहीं सर, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है। एक व्हाट रेसिस्ट अस टू हैव, ये शायद पूछना चाह रहे हैं शायद। ये फिजिकल वर्कआउट करने से हम लोगों को क्या रोकता है, ये इनका क्वेश्चन, ये शायद इनका क्वेश्चन है। व्हाई डू वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉर ईयर्स? हाँ, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, घर में भी मैं बोल रहा था, होता क्या है ना, एक प्लेसिबो इफेक्ट है मिस्टर सागर। प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है ना, कि तुरंत से जिन चीजों का रिजल्ट नहीं दिखाई देता, जैसे हम लोग चाय कॉफी पीते हैं, स्वाद अच्छा लगता है, तुरंत माइंड को थोड़ा अच्छा लगता है। सिगरेट लेते हैं, तुरंत ब्रेन को अच्छा लगता है, रिजल्ट तुरंत दिखता है। लेकिन बहुत बार क्या है, एक्सरसाइज का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है, तुरंत से फिटनेस नहीं आ जाएगा। कुछ लोग 6 पैक बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, 6 पैक थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। और मैं राज की बात बताऊं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि 45 ईयर्स के बाद, क्योंकि मेरा पहले था बड़ा, मैं स्विमिंग पूल का एक फोटो शेयर करूंगा आपको, वो पूरा पैक दिख रहा है 8 तक। तो उसमें चूंकि फैट थोड़ा भी नहीं था, तो केवल पैक ही पैक था। तो अभी लगता है मुझे कि 45 ईयर्स के बाद 6 महीना टाइम मिले या 2-3 महीना टाइम मिले, मैं फिर जिम ज्वाइन करूं और थोड़ा सा पैक बना लूं। तो ऐसा लोगों को लगता है। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, होता क्या है कि तुरंत से चूंकि इसमें इफेक्ट नहीं आता, आप रात में जिम किए, सुबह आपका बॉडी में कोई अंतर नहीं आने वाला है, उल्टे जाम हो जाएगा, बॉडी पेन करेगा, तो आपका मोटिवेशन 1 सप्ताह 10 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन ये इफेक्ट कहता है कि जैसे आप 2+2+2+2 भी चलेंगे ना, तो आपको तुरंत से रिजल्ट लगेगा, 2 से 4, 4 से 6 हो रहा है। लेकिन ये इफेक्ट बाद में बड़ा लंबा हो जाता है। अगर 2x2 करेंगे ना, तो 2x2 4, 4x2 8, ये ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। ये अंतर 6 महीना बाद जब आपको कोई देखेगा, वही बता पाएगा। आप तो डेली अपने आप को देख रहे हैं। तो कंटिन्यू नहीं रखने का पहला कारण है लैक ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आपका कम है। आप सोचिए ना कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैक बना कि नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, फिर मैं बोल रहा हूँ, लाइफ में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ मतलब जैसे ही हम एक रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं ना, एक डिसिप्लिन आ जाता है। और मैं इनकी किताब पढ़ रहा था, नेपोलियन हिल की किताब पढ़ा था, और उसमें उन्होंने जो वर्णन किया कि जैसे आप रूटीन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, तो बाकी सब चीजों में आपका विल पावर बढ़ने लगता है। और ये एक माध्यम है। आप अगर, और एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी हार होती है। कोई कहता है ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। मैं बोलता ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में सभी कोशिश करते हैं, दोनों टीम कोशिश करते हैं, क्या दोनों जीत जाते हैं? नहीं जीतते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन आपका रिजल्ट तब घोषित होता है जब आप हार मान लेते हैं। जैसे हम लोग हारे, अगली मैच की तैयारी शुरू कर दिए, तो हारे नहीं है, तैयारी कर रहे हैं अगली मैच की। तो मन से नहीं हारिए, क्योंकि मन के हारे मन के जीते जीत। तो आप अगर रूटीन से टूट भी गए, मैं भी टूट जाता हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं भी हमेशा फॉलो नहीं कर पाता। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में 2-4 दिन के लिए छूट भी जाता है। लेकिन जैसे ही याद आता है, बोलते हैं कि और नहीं बढ़ाना इसको। जैसे ही याद आया, कल से स्टार्ट लेना है। और आज भी मैंने किया है। आज भी मैंने करीब 2 किलोमीटर वॉकिंग किया है, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया अपना। तो मैं अपना जो है रूटीन पकड़ लेता हूँ। फिर छूटता है, फिर पकड़ लो ना। ऐसा क्यों सोचते हैं, छूट गया तो छूट गया। अगर आप छूट गया तो छूट गया सोचेंगे, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। छूट गया तो फिर जो है। और अभी मिस्टर सागर, मैं बता दूं कि ये सारी परिस्थितियों में जो अभी कोविड-19 का चल रहा है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स के भी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, बड़े लेवल पर यहाँ पर हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं। सब लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू हम लोग
हाँ, सोशल वर्क में भी काम कर रहे हैं हम लोग, और इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, जो सोशल वर्क के वो भी बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग जो है स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन वे पार्टिसिपेट करेंगे तो हर काम के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक यहाँ के तो काफी अभी पिछले कुछ दिनों से पेपर में और जो छोटे स्तर का यहाँ वीडियो है उसमें भी आते रह रहा है हम लोग के वर्क के बारे में। और ये भी एक खुशी की बात है कि बच्चे जो खेल रहे हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ दूसरा काम भी करने में, सोशल वर्क करने में भी सहायता देते हैं। हमारे वॉलीबॉल के जितने वगैरह खिलाड़ी उन लोग भी अपना ग्रुप बना के एक दिन सोशल वर्क किए थे। ये एक अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है हर फील्ड में आगे रहते हैं। और कोई क्वेश्चन सर है एक क्या? क्वेश्चन आया है अभी, अनुराग जी हमारे फुटबॉल टीम में थे, अभी पास आउट हो अच्छा। गए। ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट post training recovery and diet to boost the performance of players, as excessive training can also result in injury and we should not overlook the facts. अच्छा सर, ये पोस्ट मैं पोस्ट मैं ट्रेनिंग मैं के समझ बाद मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया क्वेश्चन। क्या नाम जी, बताया इनका आपने? अनुराग अनुराग अनुराग। अनुराग। हाँ हाँ, तो अनुराग जी मैं आप ही पे आता हूँ, क्योंकि चलिए अच्छा है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो बोलने में और मन लगता है। बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछा इन्होंने। मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होता है ना, साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इस पर मैंने पूरा रिसर्च किया है। ट्रेनिंग का 3 फेजेज होता है। एक होता है लोड, जो भी उसको कहते हैं ट्रेनिंग लोड। तो ट्रेनिंग लोड जो होता है वो जब हम लेते हैं तो वो लोड कैसा होना चाहिए? ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो ओवरलोड के कुछ सिम्टम है। ओवरलोड का सिम्टम क्या है कि जब आप अगले ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उस समय आपको अगले ट्रेनिंग में खड़े होने में चक्कर आ रहा है, थकान आ रहा है, आपका इंटरेस्ट मर गया है, यानी आपका जो है कहीं ना कहीं फटीग ज्यादा हावी है। और लोड लेने के बाद अगर रिकवरी फेज में उस वहां पर अनुराग जी एक ऑक्सीजन डेप्थ आता है। ऑक्सीजन डेप्थ मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब ट्रेनिंग के समय, तो हम लोग सोते समय लंबी सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन डेप्थ आता है, उस समय लंबी सांस लेकर रिकवर करते हैं। और जब नेक्स्ट ट्रेनिंग में खड़े होते हैं उसके पीछे मसाजिंग सेशन भी चलना चाहिए मेरे समझ से। अगर अगर आप इस सीवियर ट्रेनिंग में है तो मसाज मदद करता है एडेप्टेशन में। अब देखिए एक नया चीज है टर्म यहाँ पर, लोड रिकवरी देन एडेप्टेशन। बॉडी अगर उस लोड को एडेप्ट कर जा रहा है तब क्या होगा? जो आपने कहा इंजरी कब होती है एक्सेसिव ट्रेनिंग से। एक्सेसिव ट्रेनिंग से सिर्फ इंजरी नहीं होती है, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन शरीर में होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है अगर आप एक्सेसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी तो मैं इसलिए बच्चों को मैंने मना किया कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग मत करना, नहीं तो क्या होता है बॉडी का सेल जो है वो रिकवर करने में लग जाता है, नया सेल बनाने में, उस लोड को रिकवर करने में। तो इम्यून सिस्टम से भी उधार ले लेता है एनर्जी। इसलिए अभी के टाइम पे जिसको अभी जो महामारी का समय चल रहा है पेंडेमिक का, तो इसमें मैं कहूंगा कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग अभी अवॉइड कीजिएगा, स्किल पे काम कीजिए और एक कॉमन मिनिमम सीएमपी यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलिए, उसको उस पर काम कीजिए। और अगर आपको खतरा थोड़ा भी नहीं है, आप आउटडोर एकदम नहीं जा रहे हैं, तब फिर आप हार्ड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब है एडेप्टेशन पीरियड। एडेप्टेशन में यानी आप जब दूसरे दिन जा रहे हैं, एडेप्ट कर गया बॉडी, तो आप ना प्रसन्न चित्त जाके खड़े होंगे अगले दिन के ट्रेनिंग सेशन में। अगला ट्रेनिंग सेशन में आप जब फिर से एनर्जाइज फील कर रहे हैं कि आज 2 सेट और, या आज हाफ केजी का बेंच प्रेस और बढ़ा सकते हैं केजी का, यानी आपका बॉडी ठीक अडॉप्ट कर रहा है, आपका एडेप्टेशन पीरियड ठीक है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अगले दिन आपका बॉडी कह रहा है कि आज का मैच में तो मैं कमाल कर दूंगा, यानी आप ठीक ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, याद रखिए कि 2 फेज होता है। एक होता है ऑफ सीजन फेज। ऑफ सीजन फेज में हम लोग थोड़ा सा ओवरलोड लेते हैं बॉडी को, ओवरलोड लेते हैं क्योंकि प्लानिंग जो होता है ना, माइक्रोसाइकिल मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल होता है सप्ताह भर से 1 महीना के अंदर के लिए। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्टिप चढ़ाते हैं, क्योंकि जब चढ़ा के डाउन करते हैं तो एक सुपर कॉम्पेंसेशन पीरियड आता है। स्पोर्ट्स का एक टर्म है सुपर कॉम्पेंसेशन पीरियड। तो जब लोड बढ़ा के लोड को अचानक में कम करते हैं तो बॉडी एडप्ट करके अपने अंदर से रिफ्रेश हो जाता है और उससे ज्यादा लोड लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा रेस्ट फेज चाहिए उसमें। तो रेस्ट फेज लेके जो ऊपर चढ़ने के लिए तैयार होता है उसी समय मैच खेलना चाहिए। आप जब फुटबॉल खिलाड़ी है तो मैं बता रहा हूँ, ऑफ सीजन में जब मैच होने वाला है 15 दिन बाद, तो 1 सप्ताह 8 दिन का एक माइक्रोसाइकिल प्लान बनाइए। थोड़ा रनिंग, थोड़ा फास्ट किकिंग, इसका ना सप्ताह 8 दिन में धीरे धीरे, लेकिन आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल है एक प्रोग्रेसिवली इंक्रीज का। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कीजिए। जब इंक्रीज कर लिए ऊपर, जब रेस्ट फेज कीजिएगा 8-10 दिन बाद, तो देखिएगा 3-4 दिन बाद रेस्ट फेज में आपका परफॉर्मेंस अचानक हाई हुआ। दैट इज कॉल्ड सुपर कंपनसेशन पीरियड। ये सबका अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग टाइम में सबका आता है। 1960s को ओलंपिक में जब रसिया ने बहुत ज्यादा मेडल जीता था, तब
जो है प्रयोग किया गया था, कैसे जीता, तो उसपे सबसे ज्यादा योगदान था वहां के जो ये इसके फिजियोलॉजिस्ट थे और बहुत अच्छे ट्रेनर थे, मैक्विज व्यू का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पीरियोडाइजेशन में उन्होंने ही बनाया, जो मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने बनाया पीरियोडाइजेशन मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए माइक्रो साइकिल, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चढ़ाना है, जब 2-3 महीना बाद मैच है तो मेसो साइकिल, उसके बाद होता है 1 ईयर प्लान, तब होता है ओलंपिक प्लान। तो मिस्टर सागर में जो बात कर रहा था कि हम लोग को ओलंपिक प्लान बनाना तो 4 से 8 साल 12 साल के लिए होता है, 7-8 साल के बच्चे के 8 साल बाद वो जीतेगा, दैट इज ओलंपिक प्लान। तो ओलंपिक प्लान धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करके काम करता है, स्किल फिजिकल साथ साथ चलते रहता है। लेकिन जो आपने पूछा ना, वो इंजुरी के लिए आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल कोच से मिलना होगा। उसके जैसे आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो साइकोलॉजिकल सिम्टम एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ ओवरलोड, तो आ जाएगा कि ओवरलोड के क्या क्या सिम्टम है। अगर वो आप में है तो लोड को थोड़ा कम कर दीजिए, वो आप में नहीं है तो लोड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अनुराग को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी 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 और सर, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है ये फिर। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक। सर जी, जो स्पोर्ट्स में टेक पार्ट नहीं ले पाते हैं, क्या करने से तब अपना माइंड को कंट्रोल किससे करें और मोटिवेट कैसे रहें? अच्छा सर, इनका क्वेश्चन है राहुल जी का कि जो स्पोर्ट्स में टेक पार्ट नहीं ले पाते हैं उनको अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है और मोटिवेटेड कैसे रहना है? हाँ मिस्टर राहुल, मैं बता रहा हूँ कि जो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत सारा कारण हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी के गार्जियन अलाउ नहीं करते, कुछ नहीं। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, एरोबिक एक्टिविटीज कीजिए। मैं लड़कियों को बोलता हूँ, कहीं बाहर नहीं निकले मिल रहा है, एरोबिक एक्टिविटीज कम जगह में भी हो सकता है, दैट इज आप स्टैंडिंग जॉगिंग कर सकते हैं। और जो प्लेटो ने एक और बात कही थी, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, कि एक्सरसाइज फॉर बॉडी एंड म्यूजिक फॉर सोल। मन को खुश करना है तो मन लायक म्यूजिक सुनिए, और शरीर को ठीक रखना है तो एक्सरसाइज कीजिए। मैं दोनों को जोड़ देता हूं ताकि राहुल का क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और बाकी मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बहुत कराता है, इसलिए उनको भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। आप एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, टाइम देख के मत कीजिए, वो बोरियत भरा है। आप उतनी ही टाइम का अपने मन लायक म्यूजिक लगाइए, यानी आपको भजन मन है भजन लगाइए, कव्वाली मन है कव्वाली लगाइए, रैप मन है रैप लगाइए, जो मन है, डांस का मन है डांस लगाइए। और एरोबिक डांस भी आप कर सकते हैं आधे घंटे, लेकिन मैं कहता हूं मिनिमम आधा घंटा करना होगा। 10-15 मिनट से स्टार्ट लीजिए, लेकिन आधा घंटा तक जाइए, तब शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि उसके बाद जो है ना 15-20 मिनट के बाद हार्मोन रिलीज होने शुरू होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। शुरू शुरू में आपका हाथ पैर जाम होगा, लेकिन बाद में मजा आना शुरू हो जाएगा जब आपके बॉडी का लैक्टिक एसिड बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एक टर्म है स्पोर्ट्स का, लैक्टिक एसिड बीयरिंग कैपेसिटी। शुरू शुरू में बॉडी जाम होता है, बाद में जाम नहीं होता। मैंने स्किपिंग इतना ज्यादा किया अपने लाइफ में कि अभी मैं 1-2 हजार जंप करता हूँ ना तो कुछ भी नहीं होता अभी भी। और जबकि मेरे साथ के टीचर लोग मेरे साथ जंप कर रहे थे, उनका 300 जंप के बाद ही दूसरे दिन उठा नहीं जा रहा था, 400 जंप के बाद। और अभी भी मैं 45 ईयर्स में 20 साल के बच्चों के साथ जंप करता हूँ, और उन लोग थक जाते, मैंने थकता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड बीयरिंग कैपेसिटी बना हुआ बॉडी में। तो वो बना लीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होता, कुछ दिन 5-7 दिन के कष्ट के बाद सब एडॉप्ट कर जाएगा बॉडी, फिर मजा ही मजा है। तो मिस्टर राहुल 15-20 मिनट 30 मिनट का म्यूजिक पसंद कीजिए, सोल भी प्रसन्न रहेगा, बॉडी प्रसन्न रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। फिर आप कहोगे कि सर ठीक कहते थे, आपके सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। ठीक है, चलिए ओके। एक लास्ट क्वेश्चन आया है, ये आकांक्षा नेगी जी का। ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस चीज में, इन्होंने भी अपना फिटनेस पेज बनाया अभी आकांक्षा नेगी फिटनेस करके। उनका क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट स्पोर्ट्स एज अ करिकुलम इन स्कूल कॉलेजेस if sports become a mandatory curriculum in our school graduation years, student will tend to follow it। ये चाह रही हैं कि स्पोर्ट्स एक मैंडेटरी करिकुलम बन जाए, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी हैं अभी। ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये बेसिकली पॉलिटिकल विल पे ही निर्भर है। हम और आप कितना भी बोलेंगे ना, पॉलिटिकल विल। अब देखिए, एक बहुत दिनों बाद हमारे जो खेल मंत्री बने थे राजवर्धन सिंह जी राठौर सर, 20 सेकंड बचे, इसके बाद एंड होने वाला है, अभी 18 सेकंड। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके लिए हम लोग उसके लिए लेटर लिख सकते हैं, ट्वीट मार सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए स्पोर्ट्स मंत्रालय को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। बल्क में इसको ट्वीट कीजिए, हो सकता है ये सरकार तक बात जाए।